आज हम देखेंगे जैनिज्म का टॉपिक। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैनिज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं है बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जिसने 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया के स्पिरिचुअल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस वीडियो में हम जैनिज्म से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। और इनमें से सबसे पहले देखते हैं जैनिज्म क्या है और इसका ओरिजिन का कंटेक्स्ट क्या है। जैनिज्म का नाम आता है संस्कृत वर्ड जिना से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर या फिर विजयी। लेकिन इसका मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं है। जिना वो इंसान होता है जो अपने इनर पैशंस को, अपने डिजायर्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, कॉन्कर करता है। तो जैनिज्म बेसिकली एक ऐसा पाथ है या फिर एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहां पर आप अपने आप को प्योरीफाई करते हो और अपनी सोल को लिबरेट करते हो थ्रू डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैनिज्म को बुद्धिज्म के साथ ग्रुप किया जाता है। दोनों ट्रेडिशंस, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन दोनों ने वैदिक हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया था। देखो, ब्राह्मणिकल सिस्टम में वेदास को सुप्रीम माना जाता है, ब्राह्मण्स को प्रिविलेज्ड माना जाता था और कास्ट सिस्टम को नेचुरल माना जाता था। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने कहा कि स्पिरिचुअल पाथ सीख करने के लिए आपको वेदास की जरूरत नहीं है और ना ही ब्राह्मण्स की जरूरत है। कोई भी इंसान अपने इंडिविजुअल एफर्ट से मोक्ष या फिर लिबरेशन हासिल कर सकता है। ये वेदास या फिर रिचुअल्स पर डिपेंड होने की जगह इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू लिबरेशन अचीव करना, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम का। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन जैनिज्म का। अब देखते हैं जैनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेकिन जैनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा तीर्थंकरास का कंसेप्ट। जैनिज्म में एक कंसेप्ट होता है 24 तीर्थंकरास का। तीर्थंकरास का मतलब होता है फूड मेकर या फिर सुप्रीम प्रीचर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रगल को पार करके एनलाइटनमेंट अटेन करता है और फिर दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है जिससे वो अपने स्पिरिचुअल लिबरेशन या फिर मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। इन टोटल 24 तीर्थंकरास हुए हैं अब तक और इन सब ने अपने अपने युग में, अपने अपने एरा में लोगों को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल और रिनंसिएशन का पाथ सिखाया। इनमें से ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ सबसे पहले तीर्थंकरा थे और महावीर 24वें यानी कि लास्ट तीर्थंकरा थे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझने की जरूरत है। आज आमतौर पर लोग समझते हैं कि महावीर ने जैनिज्म को स्टार्ट किया, लेकिन हिस्टोरिकली ये सही नहीं है। महावीर ने जैनिज्म को एस्टैब्लिश नहीं किया, उन्होंने इसको रिफॉर्म, सिस्टमेटाइज और रिवाइव किया। जैनिज्म का इंटायर फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क इन 24 तीर्थंकरास की टीचिंग्स के थ्रू टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है और महावीर बस इस पुराने ट्रेडिशन के फाइनल टीचर थे। इसका मतलब यह है कि जैनिज्म एक एंशिएंट कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इवॉल्व होता आ रहा है। लेकिन जैनिज्म का ट्रेडिशन एक्चुअली में कितना पुराना है, ये एक काफी डिबेटेड टॉपिक है। कुछ एंशिएंट जैन टेक्स्ट और कुछ आर्कियोलॉजिकल हिंट्स सजेस्ट करते हैं कि जैन ट्रेडिशन का ओरिजिन प्री वैदिक एरा तक हो सकता है, मतलब उस पीरियड से पहले जब ऋग्वेदास लिखे गए थे। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई कंक्लूसिव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं मिलता जिससे हम जैनिज्म की एग्जैक्ट टाइमलाइन कंफर्म कर सके। अब देखते हैं महावीरा की लाइफ को। महावीरा का जन्म एक क्षत्रिय रॉयल फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम वर्धमान था। उनका जन्म कुंडाग्रामा में हुआ था जो कि आज के बिहार के वैशाली के पास पड़ता है। महावीरा बचपन से ही रॉयल कंफर्ट और लग्जरी में पले बड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पिरिचुअल और सिंपल लाइफ को चूज किया। ये डिसीजन बहुत बड़ा था क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में आपको अपनी फैमिली, वेल्थ और कंफर्ट सब छोड़ने पड़ते हैं। जब महावीरा लगभग 30 साल के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक एस्थेटिक यानी कि तपस्या करने वाली लाइफ शुरू करी। उनकी तपस्या बहुत हार्ड थी। उन्होंने 12 से 13 साल तक इंटेंस मेडिटेशन करी, बहुत लंबे फास्ट रखे और धीरे धीरे अपने कपड़े तक छोड़ दिए। दिगंबर ट्रेडिशन के हिसाब से महावीर इस पीरियड में पूरी तरह से नेकेड रहते थे, इसलिए उन्हें दिगंबरा या फिर स्काई क्लैड कहा जाता है। लगभग 12 साल की तपस्या के बाद महावीर को केवला ज्ञान मिला। इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, यानी एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट जहां इंसान को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक साथ समझ आता है। केवला ज्ञान मिलने के बाद महावीरा ने 30 ईयर्स तक पूरे रीजन में घूम घूम कर लोगों को जैन धर्म की टीचिंग्स दी। उन्होंने अपनी बातें प्राकृत जैसी लोकल लैंग्वेजेस में बताई ताकि आम लोग उनकी बातें आसानी से समझ सके। महावीरा का निर्वाणा या डेथ पावापुरी में हुई जो बिहार में ही है। लेजेंड के हिसाब से जब महावीरा 72 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपनी फाइनल टीचिंग दी और उसी टाइम उन्हें निर्वाणा मिल गया। महावीरा को लास्ट तीर्थंकरा माना जाता है और जैनिज्म को उसके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पहुंचाने का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है। अब देखते हैं जैनिज्म की फिलॉसफी के कुछ कोर कंसेप्ट्स को। जैनिज्म की फिलॉसफी का बेस 2 चीजों पर टिका हुआ है। पहली चीज है जीवा यानी कि सोल, जो लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज है अजीवा यानी नॉन सोल, जो सारी नॉन लिविंग चीजों को दिखाती है। जैनिज्म का आइडिया यह है कि दुनिया इन दोनों चीजों से मिलकर बनती है। जैनिज्म के हिसाब से जीवा और अजीवा दोनों एटर्नल होते हैं, मतलब ये दोनों ही हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे और इनके बीच का कनेक्शन कर्मा के थ्रू बनता है। अब देखते हैं कर्मा थ्योरी को। जैनिज्म में कर्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ कर्मा सिर्फ अच्छा करो अच्छा मिलेगा वाला आइडिया नहीं है। जैनिज्म ये कहता है कि कर्मा रियल फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं
जो सोल से चिपक जाते हैं। देखो, कर्मा का प्रोसेस सिंपल तरीके से कुछ इस टाइप से काम करता है कि जब हम गुस्सा, लालच या फिर ईगो के साथ सोचते, बोलते या फिर कोई काम करते हैं तो कार्मिक प्रिंसिपल्स हमारी सोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसे अस्रावा बोलते हैं। फिर ये पार्टिकल सोल से चिपक जाते हैं और हमें बॉन्डेज में डाल देते हैं और इसे बंधा बोलते हैं। अब अगर सोल को फ्री करना है यानी कि मोक्ष पाना है तो 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है संवारा, जिसका सिंपल मतलब है नए कर्मास को अपनी सोल तक पहुंचने से रोकना। और दूसरा स्टेप है निर्जरा, जिसमें हम पुराने कर्मास को तपस्या, डिसिप्लिन और अच्छे बिहेवियर के थ्रू धीरे धीरे हटाते हैं। जब सोल अपने सारे कर्मास को कंप्लीटली रिमूव कर देती है तभी उसे मोक्ष यानी कि कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। कर्मा थ्योरी के अलावा जैनिज्म का एक बहुत यूनिक आइडिया है जिसे बोलते हैं अनेकांतवादा। इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी चीज सिर्फ एक एंगल से सही नहीं होती, हर चीज के मल्टीपल साइड्स होते हैं और अगर हम सच को समझना चाहते हैं तो हमें सबके पर्सपेक्टिव देखने चाहिए। इसका फेमस एग्जांपल है ब्लाइंड मैन और एलिफेंट। अगर 4 अंधे एक एलिफेंट को अलग अलग जगह से टच करते हैं तो जिसने ट्रंक को टच किया है वो बोलेगा कि एलिफेंट एक रोप जैसा है, जिसने लेग्स को छुआ है तो वो बोलेगा कि ये एक पिलर जैसा है, जिसने ईयर्स को छुआ तो उसे शायद वो एक फैन जैसा लगेगा और जिसने बैक को छुआ वो बोलेगा कि ये एक वॉल की तरह है। सबकी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन पूरा सच तब समझ में आता है जब हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को कंबाइन करते हैं और इसे अनेकांतवादा बोलते हैं। अनेकांतवादा से ही एक और आइडिया आता है जो कि स्यादवादा। ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग तरीके से सच हो सकती है, इसलिए किसी भी बात को एक फिक्स्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं माना जाता। स्यादवादा ये कहता है कि एक स्टेटमेंट को 7 अलग तरीकों से समझा जा सकता है, जैसे कि कुछ सेंस में ये सही है, कुछ सेंस में गलत है, कुछ सेंस में ये इनडिस्क्राइबेबल है, एक्सेट्रा। इस कंसेप्ट को अपनाने से लोग नैरो माइंडेड नहीं बनते और हमें सीख मिलती है कि ट्रूथ को समझने के लिए हमें फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायवादा। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना। जैनिज्म कहता है कि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उसे समझने के लिए हमें डिफरेंट न्यायास यानी कि पर्सपेक्टिव्स यूज करने चाहिए। नाउ स्यादवादा और न्यायवादा एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है। स्यादवादा बताता है कि एक स्टेटमेंट को अलग अलग कंडीशंस में कैसे बोला जा सकता है, और वहीं न्यायवादा बताता है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करने पड़ते हैं। ये दोनों आइडियाज मिलकर जैन फिलॉसफी को बहुत प्रैक्टिकल, ओपन माइंडेड और बैलेंस बनाते हैं। अब देखते हैं जैनिज्म के एथिकल प्रिंसिपल्स को। जैनिज्म की मॉरल लाइफ का बेस होता है पंच महाव्रता यानी 5 ग्रेट वाव्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाव है अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मत मारो नहीं होता। जैनिज्म के हिसाब से अहिंसा का मतलब है कि हम किसी भी लिविंग बीइंग को अपने एक्शंस, अपनी स्पीच या फिर अपनी थॉट से हर्ट ना करें। जैनिज्म कहता है कि सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, चाहे कोई छोटे क्रीचर्स हो या फिर प्लांट्स हो, सब में सोल होती है, इसलिए उन्हें हार्म करना अवॉइड करना चाहिए। जैन मॉन्क्स और नन्स इस अहिंसा के प्रिंसिपल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे वो रात को बेयरफुट नहीं चलते ताकि कोई इंसेक्ट उनके नीचे ना आ जाए, वो रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते क्योंकि उन्हें निकालने से पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सनसेट के बाद नहीं खाते क्योंकि डार्कनेस में इंसेक्ट ज्यादा निकलते हैं, एक्सेट्रा। दूसरा वाव है सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस। सत्य का मतलब यूजुअली होता है सच बोलना, लेकिन यहाँ पर सत्य का मतलब है इंटेंशन बेस्ड ट्रूथ। इसका मतलब है कि हम झूठ, चीटिंग या किसी को मिसलीड करने से बचे। तीसरा वाव है अस्तेया यानी कि नॉन स्टीलिंग। अस्तेया का मतलब है कि किसी की चीज को बिना परमिशन लिए उसे यूज ना करना। इसमें सिर्फ चोरी ही नहीं आती, लेकिन इसके अलावा अनफेयर एडवांटेज लेना या किसी की चीज को सीक्रेटली यूज करना भी इसके अगेंस्ट है। फोर्थ वाव है ब्रह्मचर्य यानी कि कंट्रोल ओवर डिजायर्स। मॉन्क और नन्स के लिए ये वाव कंप्लीट सेलिबेसी होता है। ले फॉलोअर्स के लिए इसका मतलब है अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना और मैरिज के अंदर फेथफुल रहना। इसका गोल है डिसिप्लिन बिल्ड करना, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिजायर स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्लो कर देती है। और लास्ट वाव है अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन या फिर नॉन अटैचमेंट। अपरिग्रह का सिंपल मतलब है कि हम अपनी नीड्स को लिमिट करें और मटेरियल चीजों से ओवरली अटैच ना हो जाए। मॉन्क्स तो सब कुछ छोड़ देते हैं, घर, फैमिली, पैसा एक्सेट्रा, लेकिन ले फॉलोअर्स को ये सिखाया जाता है कि सिंपल लाइफ जियो, ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट मत करो और जो तुम्हारे पास है उसमें कंटेंट रहो। ये 5 महाव्रता मिलकर जैन एथिक्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं और एक पीसफुल, डिसिप्लिन्ड और कंपैशनेट लाइफ प्रमोट करते हैं। अब देखते हैं जैन प्रिंसिपल्स को। अब जब हम जैनिज्म के एथिकल रूल्स समझ चुके हैं तो चलो देखते हैं कि जैनिज्म में एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होती है। जैनिज्म कहता है कि लिबरेशन यानी कि मोक्ष एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करके ही मिलता है, और जैनिज्म का ये स्पिरिचुअल पाथ 3 रत्ना यानी कि 3 जूअल्स पर बेस्ड होता है। ये 3 चीजें हैं सम्यक दर्शन विच मीन्स राइट फेथ यानी रियलिटी को सही तरह से समझना। दूसरा है सम्यक ज्ञान विच मीन्स राइट नॉलेज यानी जीवा, अजीवा और कर्म का ट्रू नेचर जानना। और तीसरा है सम्यक चरित्र विच मीन्स राइट कंडक्ट यानी डेली लाइफ में 5 वाव्स को सिंसियरली फॉलो करना।
ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग यानी लिबरेशन का बात बनाते हैं, और अगर इन तीनों का बैलेंस हो तभी सोल स्पिरिचुअली ग्रो कर सकती है। इन 3 जूल्स के साथ साथ जैनिज्म में तपस्या यानी ऑस्टेरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑस्टेरिटीज 2 टाइप की होती है। एक तो है इंटरनल ऑस्टेरिटीज जैसे मेडिटेशन, फास्टिंग, स्क्रिप्चर्स का स्टडी एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल ऑस्टेरिटीज जैसे धूप में खड़े रहना, हार्ड फ्लोर पर सोना, सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करना एक्सेट्रा। ये सब प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं कार्मिक पार्टिकल्स को जल्दी रिमूव करने में, ताकि सोल लाइटर हो जाए और मोक्ष के करीब आ सके। नाउ जैनिज्म में एक स्पेशल प्रैक्टिस होती है जिसे बोलते हैं सलेखना। ये एक पीसफुल वॉलंटरी फास्टिंग होता है जो लाइफ के एंड में किया जाता है। ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है, बट जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये सुसाइडल नहीं होता। सलेखना का ये जो फास्ट है ये तब लिया जाता है जब कोई बहुत ओल्ड हो जाए, बॉडी एक्सट्रीमली वीक हो जाए या फिर क्यूरलेस डिसीज हो जाए। तब पर्सन धीरे धीरे फूड इंटेक कम कर देता है, माइंड पीसफुल रखता है और स्पिरिचुअल फोकस बढ़ाता है। इससे माना जाता है कि सोल कामली वर्ल्डली अटैचमेंट्स को छोड़ देती है। अब देखते हैं जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स। जैनिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और डेली प्रैक्टिसेस होती हैं जो लोगों को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है। इनमें से सबसे पहली है पर्युषाना, जो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। ये यूजुअली 1 वीक तक चलता है। इस टाइम पर लोग फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को डीपली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, यानी अपनी गलतियों, बिहेवियर और थॉट्स को ऑनेस्टली देखते हैं। पर्युषाना का लास्ट डे संवत्सरी होता है जिसे फॉरगिवनेस डे कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं ताकि दिल साफ हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाए और माइंड हल्का फील करे। दूसरी प्रैक्टिस है प्रतिक्रमण, जो एक तरह का डेली सेल्फ चेक होता है। इसमें आप पूरे दिन के थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को रिव्यू करते हो कि कहीं किसी से बुरा तो नहीं बोल दिया, किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, या कोई रॉन्ग एक्शन तो नहीं हुआ। जहां गलती मिलती है वहां आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि अगली बार वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। इन सब प्रैक्टिसेस का मेन पर्पस ये है कि इंसान अपनी सोल को प्योर, डिसिप्लिन्ड और पीसफुल बनाए ताकि वो कर्मा से फ्री हो सके और एक दिन मोक्ष ले सके, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम। अब देखते हैं जैनिज्म के सेक्ट्स को। जैनिज्म टाइम के साथ इवॉल्व होता गया और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की वजह से ये 2 मेजर सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबरा और श्वेतांबरा। ये स्प्लिट लगभग 300 BC के अराउंड हुआ। उस टाइम मगध में लगातार 12 साल तक फेमाइन पड़ गई थी और इस वजह से मॉन्क्स का एक ग्रुप भद्रबहु की लीडरशिप में कर्नाटका चला गया था। जो मॉन्क्स मगध में ही रुक गए थे वो स्थलभद्र के अंडर ऑर्गेनाइज हुए। जब फेमाइन खत्म हुआ और भद्रबहु वापस आए तब तक दोनों ग्रुप्स के थॉट्स, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में काफी डिफरेंस आ चुका था। इसी से दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट बन गए थे। दिगंबर सेक्ट का मतलब होता है स्काई क्लैड, यानी ये मॉन्क्स कपड़े नहीं पहनते। उनका बिलीफ है कि मोक्ष पाने के लिए इंसान को कंप्लीट अटैचमेंट चाहिए, इवन क्लोथ से भी। दिगंबरास ऑस्टेरिटीज को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करते हैं। दिगंबर सेक्ट अपने अलग स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं जो श्वेतांबर स्क्रिप्चर से डिफरेंट होते हैं। दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट का मतलब होता है व्हाइट क्लैड, यानी ये मॉन्क्स सफेद कपड़े पहनते हैं। ये सेक्ट पार्श्वनाथ की टीचिंग्स और स्क्रिप्चर्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। श्वेतांबर सेक्ट ऑस्टेरिटीज को फॉलो करता है पर दिगंबर के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट अप्रोच रखता है। दोनों सेक्ट्स के अंदर भी फर्दर सब सेक्ट्स हैं। श्वेतांबर के अंदर हमें 3 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मूर्ति पूजाका, स्तन कवासी और तेरापंथी। वहीं दिगंबर के अंडर आते हैं मूलासंघ, बिसापंथी और कुछ और स्मॉलर ग्रुप्स। अब देखते हैं जैन काउंसिल्स को। जैन काउंसिल, जिसे जैन संगीति भी कहा जाता है, जैनिज्म की टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रखी गई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। इन काउंसिल्स में महावीरा के क्लोज डिसाइपल्स और मॉन्क्स मिलकर उनकी टीचिंग्स को याद करते, सॉर्ट करते और एक प्रॉपर फॉर्म में प्रिजर्व करते थे ताकि फ्यूचर जनरेशंस तक सही नॉलेज पहुंचा सके। फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी लगभग 300 BC के अराउंड स्थलभद्रा की लीडरशिप में। इस काउंसिल का मेन पर्पस था महावीरा की टीचिंग्स को इकट्ठा करके उन्हें प्रॉपरली कंपाइल करना। यहीं पर 12 अंगास, जो जैनिज्म के मेन टेक्स्ट हैं, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये अंगास अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे जो उस टाइम कॉमन लोगों के द्वारा बोली जाती थी। सेकंड जैन काउंसिल गुजरात के वल्लभी में हुई थी लगभग 512 AD के अराउंड, देवर्दी श्यामा श्रमणा के लीडरशिप में। तब तक ओरल ट्रेडिशंस वीक पड़ गए थे क्योंकि सिर्फ याद रखकर टीचिंग्स को पास ऑन करना मुश्किल हो गया था और रिस्क था कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए श्वेतांबरा मॉन्क्स ने जैन अगामास, जो कि सीक्रेट टेक्स्ट थे, इनको ऑफिशियली रिटन फॉर्म में प्रिजर्व किया था। अब देखते हैं जैन लिटरेचर को। जैन लिटरेचर का मेन सोर्स अगामास होते हैं जो जैनिज्म के सीक्रेट और ऑफिशियल टेक्स्ट माने जाते हैं। जैन लिटरेचर काफी ब्रॉड होता है और अगामास उसके सेंटर में है। इन अगामास के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनमें आते हैं 12 अंगास जो कि होते हैं मेन सेक्शंस, 12 उप अंगास जो कि हैं सेकेंडरी टेक्स्ट, प्रकीर्णाकास जो कि है मिसलेनियस टेक्स्ट, छेदा सूत्रास जो कि हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड टेक्स्ट और कल्पा सूत्रास जो कि हैं रिचुअल से जुड़े टेक्स्ट। ये सब अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे जो कि उस टाइम कॉमन लोगों के द्वारा बोली जाती थी। इन टेक्स्ट के अलावा एक बहुत स्पेशल और यूनिवर्सल टेक्स्ट है जो कि है तत्वर्थ सूत्रा, जो आचार्य उमास्वती ने 2nd to 5th सेंचुरी AD के बीच में लिखा था। ये टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों सेक्ट्स इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। तत्वर्ता सूत्र जैन फिलॉसफी को सिंपल और सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करता है।
जैनिज्म में इसका इंपॉर्टेंस कुछ वैसे माना जाता है जैसे हिंदुइज्म में वेदांत सूत्रास या फिर योगा सूत्रास का होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उमास्वती ने ये टेक्स्ट संस्कृत में लिखे जबकि ट्रेडिशनल जैन टेक्स्ट प्राकृत में लिखे गए हैं। अब देखते हैं जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में। इसमें से सबसे पहले देखते हैं जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। जैनिज्म का इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है। जैन केव्स और टेम्पल्स दोनों ही अपने डिटेल्ड कार्विंग्स और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के लिए फेमस है। सबसे पहले जैन केव आर्किटेक्चर उदयगिरी और एलोरा जैसी जगहों पर क्लियरली दिखता है। एलोरा में 30 से 35 जैन केव्स मिलती हैं जहां बड़े बड़े रॉक कट स्ट्रक्चर्स, फाइन स्कल्पचर्स और डिटेल्ड डिजाइन्स बनाए गए हैं। लेकिन जैन आर्किटेक्चर ने अपनी पीक मिडीवल पीरियड में अचीव की। जैन टेम्पल्स इंडिया के आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। राजस्थान के दिलवारा टेम्पल्स वर्ल्ड फेमस हैं और ये टेम्पल्स प्योर मार्बल से बने हुए हैं और ये टेम्पल्स अपनी सुपर फाइन कार्विंग्स और डेलिकेट स्कल्पचर्स के लिए वेल नोन है। इनका डिजाइन इतना परफेक्ट है कि इन्हें आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है। राजस्थान का ही रणकपुर टेम्पल जो 15th सेंचुरी में बनाया गया था, ये भी जैन कल्चर का एक मेजर पिलग्रिम साइट है। ये टेम्पल अपने मार्बल पिलर्स, सिमेट्री और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के लिए आइकॉनिक है। जैन टेम्पल्स का बेसिक डिजाइन काफी ऑर्गेनाइज होता है। अंदर एक सेंट्रल सैंक्टम होता है जहां तीर्थंकरा का आइडल होता है। टेम्पल के पिलर और वॉल्स पर फाइन कार्विंग्स होती हैं, लोटस पैटर्न और सिंबल्स बनाए जाते हैं और ये सब स्पिरिचुअल मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल जैन आर्किटेक्चर सिंप्लिसिटी, सिमेट्री और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखाता है। अब देखते हैं जैनिज्म की लिटरेचर और लैंग्वेज पैटर्नेज को। जैनिज्म ने इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जैन किंग्स, मर्चेंट्स और स्कॉलर्स ने कन्नड़ा और तमिल लिटरेचर को एक्टिवली सपोर्ट किया था। साथ ही जैन स्कॉलर्स ने प्राकृत लिटरेचर को भी आगे बढ़ाया क्योंकि जैन टेक्स्ट काफी हद तक प्राकृत में लिखे गए थे। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर करते हैं। दोनों समाना ट्रेडिशन से आते हैं, मतलब दोनों मूवमेंट्स ने ओल्ड वैदिक सिस्टम को चैलेंज किया। दोनों रिलीजन्स ने वेदास की अथॉरिटी नहीं मानी और दोनों गॉड को सुप्रीम क्रिएटर नहीं मानते और दोनों कर्म, रिवर्थ और एथिकल लिविंग पे फोकस करते हैं। साथ ही दोनों ये कहते हैं कि लिबरेशन या फिर फ्रीडम हर इंसान अपनी मेहनत से अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच। जैनिज्म कहता है कि हर जीव के अंदर एक परमानेंट इंडिविजुअल सोल होती है जिसे जीवा कहते हैं। बुद्धिज्म कहता है कि कोई परमानेंट सोल नहीं होती और इसे अनाता या फिर नो सोल थ्योरी कहते हैं। जैनिज्म में ऑस्टेरिटी, फास्टिंग और सेल्फ कंट्रोल काफी एक्सट्रीम फॉर्म में फॉलो किया जाता है और वहीं बुद्धिज्म मिडिल पाथ की अप्रोच को प्रमोट करता है। वुमेन के मैटर में भी दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच डिफरेंसेस है। श्वेतांबरा जैन्स कहते हैं कि वुमेन इस लाइफ में मोक्ष पा सकती हैं, लेकिन दिगंबरा जैन्स कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए वुमेन को अगले जन्म में पहले मेल बनना पड़ेगा। लेकिन वहीं बुद्धिज्म कंपैरेटिवली वुमेन को ज्यादा इक्वालिटी स्टेटस देता है। लिबरेशन के पाथ में भी दोनों अलग अलग हैं। जैनिज्म कहता है कि मोक्ष फास्टिंग, डिसिप्लिन और टफ प्रैक्टिसेस से मिलता है, लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि लिबरेशन मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से मिलती है। अब समझते हैं कि जैनिज्म का इंडिया में डिक्लाइन कैसे हुआ। जबकि जैनिज्म एक टाइम पर काफी इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होने लगा। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट सिंपल और इमोशनल डिवोशन पर बेस्ड था, जिसमें आते थे भजन, कीर्तन और पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। ये चीजें कॉमन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। जैनिज्म का फोकस स्ट्रिक्ट रूल्स, फास्टिंग और टफ प्रैक्टिसेस पर था, जो मासेस को इतना अपील नहीं करता था। दूसरा रीजन था कि बुद्धिज्म भी उस टाइम पर पॉपुलर था, तो दोनों रिलीजन्स एक तरह से कम्पीट कर रहे थे। तीसरा रीजन ये था कि गुप्ता पीरियड के बाद रॉयल पैटर्नेज यानी राजा महाराजा का सपोर्ट जैनिज्म के लिए कम हो गया था। किंग्स ने हिंदू ट्रेडिशन को ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। चौथा, जैन कम्युनिटी के अंदर भी दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के बीच इंटरनल स्प्लिट बढ़ गया था, जिससे जैन कम्युनिटी के बीच की यूनिटी कम हो गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट रीजन था कि जैन फिलॉसफी के कुछ आइडियाज धीरे धीरे हिंदुइज्म के अंदर अब्सॉर्ब होने लगे थे, जिस वजह से जैनिज्म की अलग आइडेंटिटी वीक पड़ गई थी। लेकिन जैनिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। जैन्स ने माइग्रेट करके गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे रीजन्स में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का बेस बनाया। इन रीजन्स में उन्होंने टेम्पल्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखा। आज भी इनफैक्ट इंडिया में जैनिज्म एक माइनॉरिटी रिलीजन है, लेकिन काफी वाइब्रेंट, ऑर्गेनाइज और एक्टिव कम्युनिटी के साथ एग्जिस्ट करता है। हम देखते हैं जैनिज्म की लेगेसी को। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैनिज्म की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये इंडियन फिलॉसफी, कल्चर और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। जैन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को मल्टीपल एंगल से समझ सकते हैं। अनेकांतवादा और स्यादवादा जैसे कंसेप्ट्स बताते हैं कि हर चीज को एक ही एंगल से देखना गलत होता है और हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अहिंसा का कंसेप्ट जैनिज्म ने सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म में डेवलप किया, जो मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। इसके अलावा कर्मा थ्योरी, जीवा अजीवा का कंसेप्ट और मेटाफिजिक्स हमें इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट को अच्छे से समझने में हेल्प करती है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलवारा और रणकपुर जैसे टेम्पल्स इंडियन आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस हैं। जैन लिटरेचर, चाहे प्राकृत में हो या फिर संस्कृत में, लैंग्वेज और फिलोसफी दोनों को डेवलप करने में वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। हिस्ट्री में भी जैनिज्म का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है।
मेडिवल इंडिया में जैन मर्चेंट कम्युनिटीज ट्रेड, बैंकिंग और इकोनॉमी में मेजर रोल्स प्ले करती हैं और रिलीजियस और फिलोसफिकल मूवमेंट्स को शेप करने में भी जैनिज्म का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो ये था जैनिज्म का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।